आज हम रॉबिन शर्मा की किताब द 5 AM क्लब पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। पता है इस किताब में सबसे दिलचस्प बात क्या लगती है मुझे? ये कोई सीधी साधी सेल्फ हेल्प गाइड नहीं है जो बस नियमों की एक लिस्ट दे देती है। इसे एक कहानी में पिरोया गया है। बिल्कुल, और यही इसकी खासियत है। ज्ञान को एक कहानी के जरिए समझाना तो हजारों साल पुरानी तकनीक है ना? इसमें 3 बहुत ही अलग अलग किरदार हैं। एक बेहद सफल लेकिन अंदर से टूटी हुई उद्यमी, एक कमाल का कलाकार जो अपनी राह भटक गया है, और एक रहस्यमयी अरबपति जो एक बेघर इंसान के रूप में घूम रहा है। ये तीनों एक, आप कह सकते हैं, एक अजीबोगरीब यात्रा पर निकलते हैं। तो चलिए इन्हीं किरदारों से शुरू करते हैं। ये कहानी हमें एक पर्सनल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस में ले जाती है। यहाँ हमारी मुलाकात एक महिला उद्यमी से होती है जो कहने को तो अपनी कंपनी की टॉप पर है, पर अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। हाँ, उसकी कंपनी उसे धोखा देकर बाहर निकालने की कोशिश कर रही है, और वो अपनी माँ के दिए टिकट पर, मतलब बेमन से उस कॉन्फ्रेंस में आई है। उसे लगता है कि आज की डिजिटल दुनिया ने उसका सारा फोकस छीन लिया है। किताब में एक बड़ा दिलचस्प शब्द इस्तेमाल हुआ है, कॉग्निटिव एसेट्स, दिमागी संपत्ति। हाँ, दिमागी संपत्ति। उसे एहसास होता है कि उसकी जो सबसे कीमती चीज है, मतलब उसका फोकस, उसकी क्रिएटिविटी, वो लगातार आ रहे नोटिफिकेशंस और सोशल मीडिया की वजह से बिखर रही है। और दूसरा किरदार है एक कलाकार, वो भी उसी कॉन्फ्रेंस में है। वो बहुत प्रतिभाशाली है, लेकिन उसे टालमटोल करने की आदत है। वो बड़ा काम करना चाहता है पर कर नहीं पाता। मुझे लगता है ये दोनों किरदार आज के बहुत से लोगों की कहानी कहते हैं। बाहर से सफल पर अंदर से खालीपन या भटकाव महसूस कर रहे हैं। आपने सही पकड़ा, दोनों ही किरदार अधूरे हैं। वे कुछ ढूंढ रहे हैं, और तभी कहानी में एक नाटकीय मोड़ आता है। मंच पर जो स्पीकर भाषण दे रहे होते हैं, द स्पेल बाइंडर, वो अचानक गिर जाते हैं। पूरे हॉल में पूरी तरह से उथल पुथल मच जाती है। और इसी भगदड़ के बीच इन दोनों की मुलाकात एक अजीब से दिखने वाले आदमी से होती है। फटे हुए कपड़े, बिखरे हुए बाल। पहली नजर में तो कोई भी उसे बेघर ही समझेगा, लेकिन यहीं से कहानी का जादू शुरू होता है। वो आदमी बोलता है तो लगता है कोई बहुत बड़ा ज्ञानी बोल रहा है। उसके हाथ में एक बेहद महंगी घड़ी है, और उसे 10 स्पेल बाइंडर के भाषण के इतनी गहरी समझ है कि उद्यमी और कलाकार दोनों हैरान रह जाते हैं। और वो एक ही बात दोहराता है, ओन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ। अपनी सुबह को जीतो, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ। बिल्कुल। 1 मिनट, तो ये एक अरबपति है जो बेघर होने का नाटक कर रहा है, और ये दोनों अजनबी, एक उद्यमी और एक कलाकार, उस पर यकीन कर लेते हैं। ये थोड़ा ज्यादा फिल्मी नहीं लगता? ये बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, ये फिल्मी लगता है, पर शायद लेखक हमें यही बताना चाहते हैं कि जब कोई इंसान बदलाव के लिए बिल्कुल बेताब होता है, तो वो तर्क से ज्यादा अपनी अंतरात्मा की सुनता है। वो उद्यमी इतनी टूट चुकी थी कि उसे एक उम्मीद की किरण दिखी। उसने अपनी निजी परेशानियां भी उस अजनबी से साझा की, जैसे उसे फादरलेस डॉटर सिंड्रोम है, और कैसे वो अपने पिता की कमी को सफलता के पीछे भागकर पूरा कर रही थी। अच्छा, तो ये एक भरोसे का कदम था जो डेस्परेशन से पैदा हुआ था। तो फिर आगे क्या हुआ? इस रहस्यमयी आदमी ने, जिसका नाम बाद में मिस्टर राइली पता चलता है, उन्हें क्या प्रस्ताव दिया? मिस्टर राइली ने उन्हें एक ऐसा प्रस्ताव दिया जो शायद कोई भी ठुकरा दे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें 5 AM क्लब का सदस्य बनाऊंगा और वो रहस्य सिखाऊंगा जिससे दुनिया के महान लोग अपनी जिंदगी जीते हैं। बस कल सुबह 5 बजे यहाँ मुझसे मिलना, और वो भी बना ये बताए कि वो उन्हें कहाँ ले जाने वाले हैं। और वो दोनों मान गए। अगले दिन सुबह 5 बजे पहुंच भी गए। यहीं से उनकी वो अविश्वसनीय यात्रा शुरू होती है। एक लग्जरी कार, फिर एक प्राइवेट जेट, और वो पहुंच जाते हैं मॉरिशस। हाँ, कलाकार के लिए तो ये पहला अनुभव ही चौंकाने वाला था। जब वो सुबह 5 बजे उठता है तो उसे पहली बार उस वक्त की शांति और स्पष्टता का एहसास होता है। दुनिया के जागने से पहले का सन्नाटा। ये उस फिलसफे का पहला, आप कह सकते हैं, व्यावहारिक अनुभव था जिसके बारे में वो सीखने वाले थे। ठीक है, तो मॉरिशस में समंदर किनारे उनकी पहली क्लास शुरू होती है, और वहाँ उन्हें एक और सरप्राइज मिलता है। बिल्कुल, उनका मेजबान कोई और नहीं बल्कि वही स्पीकर द स्पेल बाइंडर हैं जो कॉन्फ्रेंस में गिर गए थे। पता चलता है कि वो मिस्टर राइली के पर्सनल कोच हैं और वहीं आराम कर रहे थे। द स्पेल बाइंडर उन्हें पहला सिद्धांत सिखाते हैं, 2x 3x माइंडसेट। 2x 3x माइंडसेट, ये क्या है? सुनने में किसी गणित के फॉर्मूले जैसा लग रहा है। हाँ, ऐसे समझिए, अगर आप अपनी आमदनी और दुनिया पर अपने प्रभाव को 2 गुना यानी 2x करना चाहते हैं, तो आपको 2 चीजों पर अपने निवेश को 3 गुना 3x करना होगा। पहली, आपकी व्यक्तिगत महारत, पर्सनल मास्टरी, और दूसरी, आपकी पेशेवर क्षमता, प्रोफेशनल कैपेबिलिटी।
मतलब दुनिया को कुछ देने से पहले खुद पर काम करो, अपनी स्किल्स, अपनी हेल्थ, अपनी मानसिकता पर इन्वेस्ट करो। सही पकड़ा। इसके बाद मेंटरिंग की जिम्मेदारी मिस्टर रायली खुद लेते हैं और उनका सिखाने का तरीका भी बड़ा अजीब है। वो समंदर में तैरते हुए या उल्टे खड़े होकर ज्ञान देते हैं। हाँ, उनका अंदाज निराला है। वो कहते हैं कि बेहतर जागरूकता से बेहतर विकल्प पैदा होते हैं और बेहतर विकल्पों से बेहतर नतीजे मिलते हैं। और यहीं पर वो किताब के सबसे अहम विचारों में से एक का परिचय कराते हैं, 4 आंतरिक साम्राज्य। 4 आंतरिक साम्राज्य, ये सुनने में बहुत गहरा लग रहा है। ये कौन से साम्राज्य हैं? मिस्टर रायली समझाते हैं कि हम सब बाहरी दुनिया में साम्राज्य बनाने में लगे हैं। पैसा, शोहरत, सफलता, बिल्कुल। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि असली साम्राज्य हमारे अंदर हैं। ये 4 हैं। पहला, माइंडसेट। ये सिर्फ सकारात्मक सोच नहीं है, ये आपकी मानसिकता, आपका साइकोलॉजिकल हेल्थ है। अच्छा। दूसरा, हार्ट सेट। ये आपका इमोशनल हेल्थ है। क्या आप पुरानी नाराजगी या दुख को लेकर घूम रहे हैं? क्या आप अपने इमोशंस को समझते हैं? तीसरा, हेल्थ सेट, यानी आपका शारीरिक स्वास्थ्य, क्योंकि अगर शरीर ही साथ नहीं देगा तो दुनिया में कोई भी सफलता मायने नहीं रखती, है ना? सही बात है। और चौथा? और चौथा, सोल सेट। ये आपकी आध्यात्मिकता, आपका इनर पीस है। आप अपने होने के मकसद से कितना जुड़े हुए हैं। तो उनका तर्क ये है कि अगर आपकी ये चारों अंदरूनी साम्राज्य मजबूत नहीं है तो बाहरी दुनिया में आप जो भी बनाएंगे वो एक दिन ढह जाएगा। ये तो बहुत मजबूत बात है। बिल्कुल। उनका कहना है कि लोग सिर्फ माइंडसेट पर काम करते हैं लेकिन हार्ट सेट को भूल जाते हैं। एक दुखी या गुस्सैल इंसान दुनिया का सबसे जीनियस होकर भी अपनी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। चारों में संतुलन बनाना जरूरी है। ठीक है, तो मॉरिशस में उन्होंने 4 आंतरिक साम्राज्यों की नींव रखी। लेकिन सिर्फ थ्योरी जानने से तो कुछ नहीं होता। असली सवाल तो ये है कि इसे आदत में कैसे ढाला जाए। शायद इसीलिए कहानी उन्हें भारत ले आती है। एकदम सही। कहानी उन्हें आगरा ले आती है। और ताजमहल से बेहतर मिसाल क्या हो सकती थी? समर्पण, सब्र और समय के साथ महारत हासिल करने की। यहाँ मिस्टर रायली आदत बनाने का प्रोटोकॉल समझाते हैं। अच्छा, वो मशहूर 66 डे का नियम, मैंने इसके बारे में सुना है। लेकिन क्या ये 66 डे का आंकड़ा कुछ ज्यादा ही सटीक नहीं लगता? आदतें तो इंसान और उसकी परिस्थितियों पर भी निर्भर करती हैं। क्या ये एक वन साइज फिट्स ऑल जैसा नहीं है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। देखिए, ये आंकड़ा यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के एक शोध पर आधारित है, जहां पाया गया कि एक नई आदत को स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक होने में औसतन 66 दिन लगते हैं। किसी के लिए 20 दिन हो सकते हैं, किसी के लिए 200 भी। 66 एक औसत है। लेकिन शर्मा इस 66 दिन की यात्रा को 3 बहुत ही दिलचस्प चरणों में बांटते हैं। वो कौन से चरण हैं? पहला चरण, जो दिन 1 से 22 तक है, कहलाता है विनाश, डिस्ट्रक्शन। ये सबसे मुश्किल दौर है। सोचिए, आप रोज रात को 1 बजे सोने वाला इंसान है और अचानक अलार्म 4:30 पर बजता है। पहले कुछ दिन तो ऐसा लगता है जैसे आप खुद पर ही कोई अत्याचार कर रहे हैं। आपका पूरा शरीर, आपका दिमाग सब पुरानी आदत की तरफ लौटना चाहता है। यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। हाँ, ये तो मैं समझ सकती हूँ। दूसरा चरण क्या है? दूसरा चरण दिन 23 से 44 है, स्थापना, इंस्टॉलेशन। किताब में से अस्त व्यस्त बीच या द मेसी मिडल कहा गया है। ये वो दौर है जहां सब कुछ मुश्किल और कंफ्यूजिंग लगता है। पुरानी आदत छूट रही है पर नई अभी तक पक्की नहीं हुई। आपका दिमाग असल में नए न्यूरल पाथवे बना रहा होता है, जैसे किसी जंगल में नई पगडंडी बनाना। शुरुआत में बहुत मेहनत लगती है। मतलब ये वो दौर है जहां मन करता है कि छोड़ छाड़ के वापस चले जाएं, जहां आप कोशिश तो कर रहे हैं पर नतीजे नहीं दिख रहे। बिल्कुल, और यहीं पर टिके रहना सबसे जरूरी है। इसके बाद आता है तीसरा और आखिरी चरण, दिन 45 से 66, जिसे एकीकरण, इंटीग्रेशन कहते हैं। यहाँ आकर वो नई आदत आसान लगने लगती है। अब आपको सुबह 5 बजे उठने के लिए विल पावर की जरूरत नहीं पड़ती। ये आपके सिस्टम का हिस्सा बन जाती है। ये आपकी नई सामान्य या न्यू नॉर्मल बन जाती है। ये आदत बनाने का विज्ञान समझना वाकई दिलचस्प है। तो मॉरिशस में क्यों और आगरा में कैसे? अब कहानी उन्हें कहाँ ले जाती है? आखिर में वे पहुंचते हैं रोम, जिसे इटर्नल सिटी यानी शाश्वत शहर कहा जाता है। यहाँ मिस्टर रायली 5 AM क्लब का सबसे जरूरी, सबसे व्यावहारिक और एक्शन लेने वाला नियम सिखाते हैं, 20-20-20 फॉर्मूला। 20-20-20 फॉर्मूला, ये सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच के घंटे का प्लान है ना? इसे विजय का घंटा या द विक्ट्री आवर भी कहा गया है। हाँ, ये सुबह के उस पहले घंटे को 3
20-20 मिनट के हिस्सों में बांटने का तरीका है ताकि आप अपने दिन की शुरुआत एक वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर की तरह कर सकें। पहला पॉकेट सुबह 5 से 5:20 तक है मूव, यानी हरकत करना। इसका मतलब है 20 मिनट की इंटेंस कसरत, ऐसी कसरत जिससे पसीना आए, टहलना नहीं बल्कि दौड़ना, साइकिलिंग, बर्पीज, कुछ भी जो आपकी धड़कन तेज कर दे। लेकिन सुबह उठते ही इतनी इंटेंस कसरत क्यों? इसका क्या विज्ञान है? इसके 2 बड़े वैज्ञानिक कारण हैं। पहला, पसीना आने से आपके शरीर में मौजूद तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल का स्तर कम होता है। ये वही हार्मोन है जो आपको डरा हुआ और चिंतित महसूस कराता है। दूसरा, इससे दिमाग में BDNF नाम का एक प्रोटीन रिलीज होता है। इसे दिमाग के लिए जादुई खाद भी कहते हैं। ये असल में नए न्यूरॉन्स बनाने और मौजूदा न्यूरॉन्स को बचाने में मदद करता है। तो जब आप सुबह सुबह कसरत करते हैं तो आप सिर्फ अपनी बॉडी को नहीं, अपने दिमाग को भी दिन भर के लिए तैयार कर रहे होते हैं। 1 मिनट, ये सुनने में बहुत अच्छा है, लेकिन क्या ये सबके लिए प्रैक्टिकल है? मान लीजिए कोई छोटे से अपार्टमेंट में रहता है, वो सुबह 5 बजे इंटेंस कसरत कहाँ करेगा जिससे पड़ोसियों को परेशानी ना हो, या जिसके छोटे बच्चे हैं उसके लिए तो ये नामुमकिन जैसा है। ये बहुत ही व्यवहारिक समस्या है और शर्मा इसका जवाब भी देते हैं। उनका कहना है कि परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है शुरुआत करना। अगर आप 20 मिनट दौड़ नहीं सकते तो 20 मिनट स्किपिंग मतलब रस्सी कूदना कर लीजिए। वो भी नहीं कर सकते तो 20 मिनट योगा या स्ट्रेचिंग कर लीजिए। मुद्दा है शरीर को जगाना और खून का दौरा तेज करना। फॉर्मूले को अपनी जिंदगी के हिसाब से ढालना जरूरी है, उसे छोड़ देना नहीं। ठीक है, ये समझ आया। तो पहले 20 मिनट हो गए मूव, अगले 20 मिनट क्या हैं? दूसरा पॉकेट सुबह 5:20 से 5:40 तक है रिफ्लेक्ट, यानी आत्मचिंतन। कसरत से आपका शरीर जाग गया, अब दिमाग और आत्मा को शांत करने का समय है। इन 20 मिनट में आप पूरी शांति से बैठें। इसमें आप जर्नलिंग कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, या बस अपने आने वाले दिन की योजना बना सकते हैं। सुबह 5:20 पर कोई जर्नल में क्या लिखेगा? मेरे दिमाग में तो यही आएगा कि मुझे नींद आ रही है। शुरुआत में ऐसा हो सकता है, लेकिन आप लिख सकते हैं कि आप किन चीजों के लिए आभारी हैं। आप अपने लक्ष्य लिख सकते हैं, आप अपने डर या अपनी चिंताएं लिख सकते हैं, ताकि वो आपके दिमाग से निकलकर कागज पर आ जाएं। इसका मकसद है दिन की शुरुआत शोर शराबे से नहीं बल्कि स्पष्टता और इरादे के साथ करना। ये आपको दिन भर रिएक्टिव मोड में रहने की बजाय प्रोएक्टिव बनाता है। बिल्कुल। और आखिरी 20 मिनट, तीसरा और आखिरी पॉकेट सुबह 5:40 से 6 बजे तक है ग्रो, यानी सीखना। अब जब आपका शरीर एक्टिव है और मन शांत, तो ये कुछ नया सीखने का सबसे अच्छा समय है। इन 20 मिनट में आप कोई किताब पढ़ें, एक ऑडियो बुक सुनें, कोई ऑनलाइन कोर्स देखें या किसी भी तरह से अपना ज्ञान बढ़ाएं। ये आपके माइंडसेट साम्राज्य को मजबूत करता है। तो ये पूरा 1 घंटे का पैकेज है। 20 मिनट शरीर के लिए, 20 मिनट आत्मा के लिए और 20 मिनट दिमाग के लिए। ये सुबह के पहले घंटे को सिर्फ जगाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से दिन के लिए तैयार करने का एक शक्तिशाली टूल बनाता है। बिल्कुल, ये 1 घंटे का रूटीन आपके चारों आंतरिक साम्राज्यों, हेल्थ सेट, हार्ट सेट, सोल सेट और माइंड सेट पर एक साथ काम करता है। तो द 5 AM क्लब की कहानी हमें निराशा से एक ऐसे सफर पर ले जाती है जहां सुबह के 1 घंटे को जीतकर पूरी जिंदगी को बदलने का रास्ता दिखाया गया है। चाहे वो 4 आंतरिक साम्राज्य हो, 66 दिन का आदत बनाने का नियम हो या 20-20-20 फॉर्मूला हो, ये सब टुकड़े मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। और ये सब एक ही विचार पर आकर रुकता है। क्या होगा अगर कोई इंसान दुनिया की मांगों, ईमेल, फोन कॉल्स के शुरू होने से पहले अपने दिन का पहला घंटा, जिसे विजय का घंटा कहा गया है, पूरी तरह से आत्म सुधार के लिए समर्पित कर दें। ये सिर्फ जल्दी उठने के बारे में नहीं है। कोई 5 बजे उठकर सोशल मीडिया स्क्रॉल कर सकता है, उससे कुछ नहीं बदलेगा। असली बात यह है कि उस शांत समय का उपयोग कैसे किया जाए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस पूरे चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। ये फलसफा उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है जो अपनी जिंदगी को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, जैसे कि वो उद्यमी और कलाकार, लेकिन क्या ये हर किसी के लिए है? क्या एक सामान्य नौकरी करने वाले इंसान या एक हाउसवाइफ को भी इतनी मेहनत करने की जरूरत है? ये इस चर्चा का सबसे जरूरी सवाल है। शायद हर किसी को अरबपति नहीं बनना है, लेकिन हर कोई अपनी जिंदगी में ज्यादा शांति, ज्यादा सेहत और ज्यादा खुशी तो चाहता ही है। ये फॉर्मूला उस लक्ष्य को पाने का एक रास्ता हो सकता है। इसे नियम की तरह नहीं, एक टूल की तरह देखना चाहिए। हो सकता है कोई 20-20-20 की जगह 10-10-10 से शुरू करें। मुद्दा 5 AM पर उठना भी नहीं है, मुद्दा है दिन का पहला घंटा खुद को देना, चाहे वो 6 बजे हो या 7 बजे।
ये सोचने वाली बात है कि कल से ऐसा कौन सा एक छोटा बदलाव अपनी सुबह में शामिल किया जा सकता है जो शायद 66 दिनों में जिंदगी बदल दे।